हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान। स्टूडेंट्स, मैंने इसके 3 पार्ट बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट में आप पढ़ेंगे कौन कौन से आपातकालीन प्रावधान हैं, आपातकाल लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है या हमारे संविधान में ये प्रावधान क्यों रखे गए हैं, राष्ट्रीय आपातकाल किस प्रकार से लगाया जाता है, किस प्रकार से हटाया जाता है और कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हुई जिनके कारण आपातकाल लगाया जा सकता है और कब कब आपातकाल लगाया गया। तो ये सब हम आज के इस फर्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान है वो किन्हीं भी अप्रत्याशित स्थितियों को रोकने के लिए रखे गए हैं। इन आपातकालीन प्रावधानों के लगने के साथ ही हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कुछ समय के लिए निलंबित हो जाते हैं, लेकिन सारे अधिकार निलंबित नहीं होते। जो हमारे दैहिक स्वतंत्रता के, जो हमारे जीवन स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो बचे रहते हैं, जो कि अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत हैं। और ये जो आपातकाल लगाया जाता है ये किसी भी प्रकार से संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगाया जाता है और उस स्थिति में हमारा पूरा देश एकात्मक स्थिति में आ जाता है। आपातकाल संविधान के भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से लेकर के 356 तक इसके प्रावधान दिए गए हैं, उनके आधार पर लगाया जाता है। अब पढ़ते हैं कि आपातकाल के क्या क्या प्रकार हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल निर्धारित करता है, यानी पूरे देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। और ये स्थिति कब आती है, हालांकि विस्तार से हम अभी पढ़ेंगे इसको। यदि कोई असामान्य स्थिति ऐसी आए जिससे देश की एकता अखंडता को खतरा हो, देश के प्रशासन को खतरा हो, कोई भाग हमारे देश का खतरे में आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपातकाल लगाया जाता है, जो कि राज्यों में लगाया जाता है। यदि किसी राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है तो ऐसी स्थिति में राज्यों के राज्यपाल से सार प्राप्त करके या फिर स्वतः ही ऐसा लगे केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को, कि यहाँ पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है, तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वहाँ की व्यवस्था को केंद्र अपने हाथ में ले सकता है और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और तीसरी स्थिति आती है वित्तीय आपातकाल की, जबकि ऐसा लगे कि हमारी आर्थिक स्थिरता खतरे में है, हमारा मुद्रा भंडार खतरे में है, तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और ये बड़ी सुखद बात है कि अभी तक हमारे यहाँ पर 360 आपातकाल लगाने की नौबत नहीं आई है। अब आता है कि आपातकालीन प्रावधानों में मतलब ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी या क्यों हमारे संविधान निर्माताओं ने आपातकाल लगाए। क्या उस समय ऐसी कोई स्थिति थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था? तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आपको पता है कि हमारा भारत इस रूप में नहीं था, खंड खंड हो रहा था और कुछ देशी रियासतें थी, राज्य थे जो कि भारतीय संघ में मिलना नहीं चाह रहे थे। और इनमें 3 रियासतों का नाम मुख्य रूप से आता है, एक जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। तो ये जो तीनों रियासतें थी, कश्मीर का तो अभी तक देखिए मामला उलझ ही रहा है, और जूनागढ़, हैदराबाद ये भी हमारे देश से अलग होना चाह रहे थे, अपनी अलग पहचान बनाना चाह रहे थे अलग देश के रूप में। तो ऐसी स्थितियां और भी हमारे सामने आ सकती थी, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इन कारणों से 352 जो के अंतर्गत जो व्यवस्था थी राष्ट्रीय आपात की वो रखी। इसी प्रकार से स्वतंत्रता के बाद कई राज्यों में आंतरिक अव्यवस्था हो रही थी, प्रशासनिक अव्यवस्था हो रही थी, और ऐसी अव्यवस्थाएं आगे भी हो सकती थी जो कि अक्सर होती रहती हैं। तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों के आपातकाल की व्यवस्था रखी, राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था रखी। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि बहुत बार हमारे यहाँ पर इस वाले अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है।
और तीसरा जो 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल है, तो ये इसलिए क्योंकि आर्थिक स्थिति कभी भी देश की खराब हो सकती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा कि काफ़ी स्थिति कई देशों की इस प्रकार की हो चुकी थी खराब, या ये कहे कि आर्थिक मंदी भी आई थी। तो ऐसी स्थिति में देश को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अर्थ के बिना सब कुछ व्यर्थ है, तो ऐसी स्थिति को बनाए रखने के लिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बनी रहे, देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, हमारे यहाँ पर 360 अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई थी। अब है राष्ट्रीय आपातकाल। चूंकि मैं इस वाले वीडियो में आपको केवल राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताऊंगी, और अन्य जो दो आपातकाल हैं वो मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगी, जो इसका सेकंड पार्ट है। तो 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, और इस आपातकाल को लगाते समय ये देखा जाता है कि देश की जो एकता अखंडता है, देश की समृद्धि, प्रशासन, वो खतरे में तो नहीं है, ठीक है, या फिर कोई हमला तो नहीं हो रहा है, कोई विदेशी हिंसा तो नहीं हो रही, कोई बाहरी घुसपैठ तो नहीं हो रही है, या कोई आंतरिक विद्रोह होने की संभावना तो नहीं है। कोई सशस्त्र विद्रोह यदि संभावना है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है, तो वह संपूर्ण भारत में एक घोषणा इसके अंतर्गत कर सकता है। लेकिन इस घोषणा को कैबिनेट को लिखित रूप में देना होगा। ये घोषणा यदि तुरंत हो जाती है तो फिर 1 महीने के अंतर्गत दोनों सदन जो हैं वो लिखित में रखेंगे। इसका मतलब लिखित में ये जो घोषणा है उस पर अपनी सहमति देंगे, और उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से ये घोषणा स्वीकार की जाएगी, अन्यथा ये घोषणा 1 महीने के अंतर्गत ही समाप्त हो जाएगी। अब है कि आपातकाल कब कब लगाया गया। देखिए, पहला जो आपातकाल लगा है राष्ट्रीय आपातकाल, वो लगा है अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक। और ये जो आपातकाल लगा है ये चीन युद्ध के समय प्रारंभ हुआ था, और बीच में फिर पाकिस्तान का युद्ध भी आ गया, जो कि ताशकंद समझौते से खत्म हुआ, और उसके कुछ समय बाद तत्कालीन सरकार ने इसको समाप्त कर दिया। तो आपातकाल देखिए, जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक आपातकाल चलता है, इसलिए आपको ये अवधि थोड़ी सी लंबी लग रही होगी। दूसरा जो आपातकाल हुआ था, फिर भारत और पाकिस्तान का 1971 में युद्ध हुआ, फिर आपातकाल की स्थितियां पैदा हो गई थी, और उसके बाद में ये आपातकाल काफी लंबा चला, और ये एक इत्तेफाक रहा कि दूसरा आपातकाल चलता रहा, इसी में तीसरा आपातकाल भी लग गया। और तीसरा आपातकाल जो था वो बाहरी आक्रमण नहीं अपितु आंतरिक अशांति के कारण 1975 में लगाया गया, जो कि हमारे सुनहरे लोकतांत्रिक इतिहास में एक काला पन्ने की तरह याद किया जाता है, और बड़ा ही विवादास्पद रहा। और ये कहा गया कि जो इंदिरा गांधी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने जो इलेक्शन था उसको चूंकि उसको अवैध घोषित किया जा रहा था, इसलिए उसको बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये आपातकाल लागू किया था। और बाद में सरकार के द्वारा इस प्रकार की मतलब काफ़ी जांच भी की गई थी जनता दल के द्वारा। तो ये तो पक्ष और प्रतिपक्ष करते रहते हैं। अब है कि आपातकालीन घोषणा कैसे की जाती है। स्टूडेंट्स, वैसे मैंने अभी अभी ये बताया है आपको, फिर मैं दोबारा से बता रही हूँ कि यदि कैबिनेट लिखित में अनुरोध करे तो राष्ट्रपति तत्काल आपातकालीन आदेश दे सकते हैं, लेकिन इस घोषणा को 1 महीने के अंतर्गत उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से स्वीकृति लेनी पड़ती है, मंजूरी लेनी पड़ती है, तभी ये जो स्थिति है, ये आपातकाल है, आगे चल सकता है। 6 महीने करके पहले 6 महीने रहता है, फिर आगे इसको बढ़ाते जाते हैं हर प्रस्ताव के बाद में। लेकिन यदि ऐसा प्रस्ताव मंजूर नहीं होता है तो 1 महीने के अंतर्गत ये आपातकालीन घोषणा बंद करनी पड़ती है। और यदि लोकसभा उस समय नहीं चल रही हो तो राज्यसभा द्वारा इसको जो है अगले मतलब जो महीना है, अगला महीना, उसमें राज्यसभा द्वारा स्वीकार किया जाता है, और तभी आपातकाल आगे जो है जारी रह सकता है। अब है कि आपातकाल कैसे हटाया जा सकता है, तो इसके भी 2 प्रकार के प्रावधान हैं। पहला जो है कि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि आपातकालीन स्थिति की आवश्यकता नहीं है, स्थिति में अब सुधार हो गया है, तो आपातकाल रद्द हो सकता है। और दूसरी स्थिति, जनता दल सरकार ने जो 44वां संवैधानिक संशोधन लागू किया था
जो तीसरा आपातकाल लगा था उसके बाद में, तो उस समय ये कर दिया कि यदि 10% या उससे अधिक लोकसभा सदस्य यदि लोकसभा की बैठक में एक आवेदन साझा करें और वो आपातकाल पर असहमत हो तो आपातकाल रद्द हो सकता है, या फिर बहुमत से भी आपातकाल रद्द हो सकता है। तो इन दोनों स्थितियों में आपातकाल रद्द हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपातकाल का आपने विस्तार से इसमें सब चीज़ें पढ़ी, कैसे आपातकाल लगाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है, कौन कौन से आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल की क्या स्थितियां होती हैं, और राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगाया गया, ये सब आपने इस प्रथम पार्ट में पढ़ा। हम सेकंड जो पार्ट है उसमें पढ़ेंगे राज्यों के ऊपर जो आपातकाल लगाया जाता है और जो वित्तीय आपातकाल है उसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आशा है स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, आपका प्यार मुझे निरंतर मिल रहा है, और आप ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और आपके जो भी कमेंट हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। बड़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ और आप इन्हें अंत तक जरूर देखें। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, आपकी सामान्य परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट।